बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और ये 9th की बायोलॉजी है। इससे पहले 9th के इंग्लिश और 10th के इंग्लिश के रिकॉर्ड करके जो पीटीबी टेक्स्ट बुक की पब्लिश शुदा बुक्स हैं उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा रहे हैं। वो तकरीबन ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पंजाब उसमें वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं 9th 10th। और अभी हमने साइंस के सब्जेक्ट का आगाज़ किया, फिर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करके अपलोड किए जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और ऐसे स्टूडेंट जो अपने क्लास फेलो को जानते हैं, वो 9th के हैं 10th के हैं, उनको ये लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो हाई लेवल की हाई एक्सपेंसेस जो फीसेज हैं जो अकेडमीज को ज्वाइन करके आप दे रहे हैं उनसे आप वो पैसों की बचत कर सकें। घर में बैठ के आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या पीसी है, वहाँ पे इन तमाम लेक्चर्स को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। याद रखिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में तमाम के तमाम जो इंटीमेशन आपको मिल सके। तो चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं। 9th की बायोलॉजी है जिसके लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं 2 यूनिट के, जिनके 2 चैप्टर के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। जो बड़ा चैप्टर होगा हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और लेक्चर का नाम दे के हम पार्ट 2 का सेकंड पार्ट का नाम देंगे। तो ये चूंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है तो इसके कोशिश करेंगे पार्ट्स हम बना दें। बायोडाइवर्सिटी यानी कि तनव्वुह हयात, हयात क्या होती है, जानवरों की जो हयातियात हैं उनकी ज़िंदगी के मतलब इसमें मताला किया जाएगा। और इसमें सबसे पहले ये चीज़ है बायोडाइवर्सिटी की मतलब एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहैबिट द अर्थ। कम अज़ कम 10 मिलियन जो अक़साम हैं जानदारों की जो ज़मीन पर रह रही हैं, व्हाट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड। और इनमें से एक थर्ड हिस्सा जो है ना अभी तक उसको मताला किया गया है एंड कैटलॉग पुट इन द रिकॉर्ड बाय बायोलॉजिस्ट, और उसको रिकॉर्ड किया गया है बाय बायोलॉजी यानी कि हयातियादान ने बायोलॉजिस्ट्स ने अभी तक उनको रिकॉर्ड किया गया। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ's ऑर्गेनिज्म इज मोर अब्यूज देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। जानदारों की अक़साम में तनव्वुह यानी कि डाइवर्सिटी ज़िंदगी में पाए जाने वाली बुनियादी यकसानियत से कहीं ज़्यादा है, यानी कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ जो होगी। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देख सकते हैं कि ज़िंदगी की बहुत सी खसूसियात तमाम जानदारों में मुश्तरका हैं। 5 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो जानदार के 5 बुनियादी ग्रुप्स प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई पौधे और जानवर हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में, इस बाब में हम जानदारों के इन ग्रुप्स में फ़र्क पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे, वी विल सी आल्सो हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एंड नेम्ड एंड व्हाट आर द कंसर्न्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि उनमें साइंसी नाम किस तरह दिए जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी के वजूद को क्या ख़तरात लाक हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो 5 किस्म की किस्में हैं तो इनकी वो मतालिया करेंगे और इसको किस तरह नाम दिया जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन derived फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी की जो इस्लाह है 2 अल्फाज बायो और डाइवर्सिटी से माखूज है, मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज की वैरायटी है और हर स्पीशीज के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। और बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों में वैरायटी मापने का एक पैमाना होता है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा एंड एनिमल्स फलोना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। किसी इलाका में पौधों यानी कि फ्लोरा, जानवरों यानी कि फौना की डाइवर्सिटी का इंहिसार वहाँ की आब हवा, ऊंचाई, मिट्टी और दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी वगैरह पर होता है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी तकसीम यकसा नहीं। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स, गर्म इलाकों
यानी ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है. टेम्परेचर रीजन आल्सो हैव इन स्पीशीज वाइल देयर आर फ्यू स्पीशीज इन द पोलर रीजन्स. और मतलब यानी कि टेम्परेट इलाकों में भी बहुत सी स्पीशीज, जबकि ठंडे यानी पोलर इलाकों में चंद ही स्पीशीज पाई जाती हैं. बायोडाइवर्सिटी found on earth today is the result of 4 billion years of evolutions. जो जो बायोडाइवर्सिटी आज ज़मीन पर पाई जाती हैं 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है. द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन टू साइंस, though limited evidence suggests that under 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms. और ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में साइंस काफ़ी नहीं जानती, हालांकि वो महदूद सबूत तजवीज़ करते हैं कि 600 मिलियन साल पहले तक तमाम ज़िंदगी बैक्टीरिया और उस जैसे दूसरे यूनिसेलुलर जानवरों पर मुश्तमिल थी. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि अहमियत क्या है बायोडाइवर्सिटी की, उसके बारे में. बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस. बायोडाइवर्सिटी इंसान को खुराक मुहैया करती है. अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस. दवाओं की एक बड़ी मकदार भी बिलावास्ता या बिलवास्ता जानदारों से हासिल की जाती है. अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल्स, बिल्डिंग मटीरियल्स, फाइबर्स, टॉयज, डिजाइंस, वर्म्स, adhesives, rubbers and oil are derived directly from plants. और सनती मादों की एक बहुत बड़ी तादाद मसलन फाइबर्स, रिंग रेंजर्स, रोम्स, चस्पा होने वाले मादे और रबड़ और तेल वगैरह बराह रास्त पौधों से हासिल किए जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स. और बायोडाइवर्सिटी जो है एक और करदार जो कि इकोसिस्टम को बनाना और कायम रखना है. इट प्लेज ए पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई. और ये हमारी फ़ज़ा की केमिस्ट्री को बाकायदा बनाने और पानी की दस्तियाबी में किरदार अदा करती है. वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री मटीरियल मेकिंग इट प्लेज इम्पोर्टेंट रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ और एंड वाटर सप्लाई. Biodiversity is directly involved in recycling nutrition and provide fertile soils. और ये ग़िज़ाई मादों के चक्कर और ज़रखेज़ मिट्टी मुहैया करने में बराह रास्त शामिल है. क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं. ये बायोडाइवर्सिटी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे आपको दिखाए गए हैं इमेजेस में, और इससे आप लोग जो है ना पोलर इलाकों में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी होती है. तो क्लासिफिकेशन यानी कि इसकी जो दर्जा बंदी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ very dissimilar forms of organisms found on earth. ज़मीन पर जानवरों की बहुत मुख्तलिफ अक़साम का बड़ा मजमूआ पाया जाता है. ओवर 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to the biologists, and these are only a small percentage of the total types estimated to live on earth. और 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन से ज़ायद अक़साम के जानवर और 5 लाख से ज़ायद अक़साम के पौधे हैं जिन्हें बायोलॉजिस्ट जानते हैं. और ये तादाद उन तमाम अक़साम का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस ज़मीन पर ख्याल की जाती हैं. दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्राम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स. और इनमें से कुछ पानियों में रहते हैं, कुछ खुश्की पर, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और हर एक का अपना तर्ज़ ज़िंदगी है. Some of them lives in sea, come on land, some walk, other fly and still other are stationary. Each has its own way of life. हर एक की अपनी ज़िंदगी है. Getting food, खुराक लेते हैं, avoiding unfavorable environmental conditions, finding a place to live and reproducing its kind. और इसमें खुराक करने के तरीके, नामनاسب माहौल से बचने के तरीके, रहने के लिए जगह तलाश करने के तरीके और जैसे जानवर पैदा करने के तरीके अलग-अलग हैं. When there are so many diverse kinds of organisms, it becomes difficult to learn about the characteristics of each. इतने बड़े मजमूए का मुताला करने के लिए बायोलॉजिस्ट्स की जानवरों के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करते हैं. The study such a large collection, biologists classify the organism into groups and subgroups, and for this task they require some system.
ان جانداروں کو پڑھنے کے لیے جو بایولوجسٹ ہے ان کے مجموعے کو پڑھنے کے لیے ان کو مختلف قسم کے آرگنزم یعنی کہ جانداروں کی ان کو درجہ بندی گروپس اور سب گروپس میں ان کو ایکو سسٹم کے تحت جو ایک ضرورت ہوتی ہے اس میں تقسیم کیا گیا ہے. بایولوجیکل کلاسیفل از اے میتھڈ بائی وچ بایولوجی اسٹڈی بائی آرگنزم انٹو گروپس اینڈ گروپس. اور یہ بایولوجیکل کلاسیفیکیشن کا ایک طریقہ ہے یعنی کہ درجہ بندی کا طریقہ ہے جس میں بایولوجسٹ اس کو مختلف حصوں میں آرگنزمز میں تقسیم کرتے ہیں یا ان کو گروپس میں یا ان کو سب گروپس میں تقسیم کر کے ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. تو جیسے کہ یہ بایوڈائیورسٹی ہے اور ان کے مختلف قسم کا یہ امیج دیا گیا ہے تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایمز آف کلاسیفیکیشنز کیا ہے؟ the branch of biology which deals classification is called taxonomy and the branch which deals with classification and also traces the evaluation of history of organism as known as a systematics. ٹیکسانومی بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے جبکہ ایک اور شاخ جس سسٹمیٹکس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے علاوہ ان کی ارتقائی طریقہ بھی پتہ لگایا جاتا ہے. The main aims of both these branches are دونوں جو شاخیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ determine similarity and differences among organisms so they can be studied easily. جانداروں کے مابین مشابہتیں اور اختلافات متعین کرنا تاکہ ان کا آسانی سے مطالعہ کیا جائے. To find the evolutionary relationship among organisms جانداروں کے مابین ارتقائی رشتہ تلاش کرنا ہے. بیسکس آف کلاسیفیکیشن جو کلاسیفیکیشن کی بنیاد ہے وہ کس ہے؟ کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن ریلیشنشپ amongst organism and such relationship is got through similarities in characteristics. کلاسیفیکیشن کی بنیاد جانداروں کے مابین تعلق پر ہے اور یہ تعلق خصوصیات میں مشابہت سے بہت معلوم کیا جاتا ہے. These similarities suggest that all organisms are related to one another at same point in their evolutionary histories. اور تمام جاندار اپنی ارتقائی تحریک کے کسی نہ کسی حصہ میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں تاہم کچھ جاندار دوسروں کی نسبت آپس میں زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں. However, some organisms are more closely related to the other دوسروں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. جو کوے ہیں ان کا تعلق جو کبوتروں کے ساتھ ہے حشرات کی نسبت سے. It means that the former do have common evolutionary histories. اور ان کی جو مشابہتیں آپس میں ملتی ہیں ان کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. جب بایولوجسٹ جانداروں کو گروپس اور سب گروپس میں تقسیم کرتے ہیں تو جسم کے اندرونی بیرونی ساختوں اور نمو کے مراحل میں مشابہتیں دیکھی جاتی ہیں. When the biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are in external and internal structure and stages of the development. Modern genetics provides another types of information to taxonomists. اور جو جدید جانداروں کے بارے میں جو جینیٹکس کا علم ایک قسم کی معلومات دیتا ہے. The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarity and differences in the structure and the functions. اور دو جانداروں کے ڈی این میں مشابہتیں اور اختلافات مربوط کر کے ان جانداروں کی ساختوں اور افعال میں بھی مشابہتیں اور اختلافات مربوط کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ ڈی این اے کی وجہ سے. ٹیکسانومی ہیرارکی. ٹیکسانومی ہیرارکی کیا ہے؟ The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories اور ٹیکسا سنگلر جو الفاظ ہوتے ہیں. دو گروپس میں جانداروں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ٹیکسانومی کے. ٹیکسا وہاں ٹیکسون کہلاتے ہیں اور ان کی ترتیب کو ٹیکسانوں کے نظام مرتب کرتے ہیں. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. اور تمام جو ٹیکسانومی کے ٹیکسا واحد ٹیکسون جن کے کہلاتے ہیں اور ان کی ترتیب کو ٹیکسانومی کا نظام مرتب کرتے ہیں. اور organisms are divided into 5 kingdoms. تمام جو جانداروں کو 5 کنگڈم میں تقسیم کیا جاتا ہے. The so kingdom is the largest taxonomy. اس طرح کنگڈم ٹیکسانا کا سب سے بڑا ٹیکسون ہے. On the basis of similarities مشابہتوں کے لحاظ سے each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. اور مشابہتوں کی بنیاد پر ہر کنگڈم کو چھوٹے ٹیکسا میں مزید تقسیم اس طرح کیا جاتا ہے. نمبر 1 فیلیم ڈویژن فار پلانٹس اینڈ فنجائی. اور فیلیم از اے گروپ آف ریلیٹڈ کلاسز. ایک فیلیم قریبی کلاسز کا گروپ ہے. کلاس ایک کلاس از اے گروپ آف ریلیٹڈ آرڈرز. جو ایک کلاس قریبی آرڈرز کا گروپ ہے. آرڈر جو ہے وہ ایک آرڈر قریبی فیملیز کا گروپ ہے. فیملی جو ہے ایک فیملیز قریبی جینس کا گروپ ہے. اور جینس جو ہے ایک جو اسپیشیز کا گروپ ہے. اور جو اسپیشیز جو ہے اس میں سملر آرگنزم یعنی کہ ایک جیسی خصوصیات پائے جانے والے جاندار ہوتے ہیں جو اسپیشیز میں. ممبرز آف لوور ٹیکسون ریسمبل ون اینڈ ادر مور دین ڈو دا ممبرز آف اے ہائی ٹیکسون. ٹیبل جو ہے نا آپ وہ ظاہر کر رہا ہے. نچلے ٹیکسون میں جانداروں کے
मबैन और ऊपर वाले टैक्सॉन की निस्बत ज़्यादा मुशाबतें पाई जाती हैं। यानी कि पहले है आपका टेक्सा है, किंगडम है, फिलियम क्लास है, ये एनिमिलिया कहलाता है, कोडोटा कहलाता है। यानी कि इनको मुख्तलिफ किस्म के टू ऑर्गेनिजम्स में इसको दर्जाबंदी के तौर पर आपको दिखाया गया है इस सारे के सारे इस पैराग्राफ में। और जैसे कि किंगडम है, एनिमिलिया है, और ये प्लेंटी है, और ये दूसरा है कोडाटा है, और ये आपका मैक्लोफाका कहलाता है, और इस तरह मुख्तलिफ इसके नाम दिए गए हैं। ये इसकी दर्जाबंदी के स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बुनियादी जो चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी interbreed freely among them and produce fertile offspring. What are reproductivity isolated from all other such groups in nature? स्पीशीज ऐसे जानदारों का ग्रोह है जो फितरी तौर पर आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं और जिनसी तौलीद की अहलियत के लिए नए जानदार पैदा कर सकते हैं। ईच स्पीशीज पोसेसेस ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर स्पीशीज साख्त, माहौल से तामुल और रवैयों के लिहाज से मुनफरद खास रखती है। हर स्पीशीज यानी कि जो चीज़ है, जैसे कि ये एक आपके सामने दिया गया है, किंगडम है, एनिमिलिया है, फालियम है, कॉर्डाटा है, क्लास आपका ममेलिया है, और इसके अलावा ऑर्डर जो है प्राइमेट्स कहलाती है, फैमिली होमिनाइड का है, जीनस आपका होम है, स्पीशीज आपका होमी स्पीशीज का नाम दिया गया। इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज, अगर हम बात करें इसकी स्पीशीज की डेफिनेशंस के मतलब तारीख में फितरी तौर पर इन तमाम चीज़ों पर जोर देना चाहिए। इन नेचर because the two organisms related to different but closely related species can crossbreed under artificial conditions। क्योंकि गैर फितरी हालात में दो मुख्तलिफ मगर करीबी स्पीशीज के जानदार भी आपस में जिनसी तौलीद का अमल कर सकते हैं। इन सच अननेचुरल क्रॉस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और इस तरह के गैर फितरी क्रॉस में अमूमन जिनसी तौलीद की अहलियत से इनफर्टाइल बच्चे पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस ब्रीड बिन अ मेक डंकी एंड फीमेल वाज प्रोड्यूस इन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और मिसाल के तौर पर नर गधे और मादा घोड़ी के दरमियान गैर फितरी क्रॉस से जिनसी तौलीद की अहलियत से महरूम एक बच्चा पैदा करते हैं, जिसे हम मोल यानी कि खच्चर का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ ये स्पीशीज के बारे में है। स्पीशीज की पहचान के लिए जिनसी तौलीद का अमल है, इसे जानदारों में मेयार नहीं बनाया जा सकता जिसमें गैर जिनसी तौलीद होती हो और वो एक दूसरे के साथ जिनसी अमल नहीं करते, मसलन कई यूनिसेलुलर जानदार। तो इन तमाम चीज़ों की क्वालिफिकेशन देने के लिए आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो खच्चर है आपको इसकी जिनसी तौलीद के नतीजे में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है, और ये आपके सामने दिखा है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यानी कि क्लासिफिकेशन के सिस्टम के तरीके। द अर्लीस्ट known system of classification of organism comes from the Greek philosopher Aristotle। जानदारों की क्लासिफिकेशन सबसे पहला सिस्टम यूनानी फिलासफर अरस्तु ने दिया। He classified all living organisms known at the time as either in the group Plenty or in Animalia। और उसने इस वक्त तमाम मालूमात जानदारों की ग्रुपबंदी दो ग्रुप्स यानी कि प्लेंटी और एनिमिलिया में की। इन 1700 अबू उस्मान उमर अल-हज्जाज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल इन हिज बुक। और 700 के पहले अशरा में अबू उस्मान उमर आजिज ने अपनी किताब में जानवरों की 350 स्पीशीज की खसूसियात बयान की। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। और उन्होंने चिमटियों के हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा। इन 1172 इब्ने रशिद translated Aristotle book De Anemia on the Soul in Arabic। और 1172 में इब्ने रशिद ने क्लासिफिकेशन पर अरस्तू की किताब डी एनीमिया का अरबी में तर्जमा किया। इन द एंड ऑफ 15th century many biologists and started work on classification methods। और 15वीं सदी के आखिर में बहुत से बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन के तरीकाकार पर काम शुरू कर चुके थे। इनमें से अहम बायोलॉजिस्ट ये हैं, और वो क्या हैं, उनमें से वो सारे के सारे आपको सामने जो बायोलॉजिस्ट दिए गए हैं वो ये हैं। आपका 1500 एंड्रिया सेबल जो कि पौधों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है इसमें। और जॉन रे आप पौधों की क्लासिफिकेशन का किया गया अहम जो शाया करवाया गया 1627 से 1705 में। अगस्टस रिवर्स
इसमें जो है ना ऑर्डर का टेक्सॉन मुतारफ करवाया गया। टोन फोर्ट इसमें 1656 से 1708 में जो क्लास और स्पीशीज़ के टैक्सा मुतारफ करवाए गए। कॉर्लस अलियनर्स इसमें जो है ना मुशाबा जिस्मानी खसूसियात के स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन की गई। इस तमाम के तमाम जो कार्ल लेसन ने फितर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया और उसमें जो मिनरल सब्जियां और जानवर थे उसमें लेंस ने ज़्यादा शोहरत इस वजह से है कि उसने 2 तरीका मुतारफ़ करवाया था जो आज भी स्पीशीज़ के साइंसी नाम रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस पैराग्राफ का आपको ट्रांसलेशन बताया है। आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको बताई हैं कि उसमें कब किस तरह काम किया। तो इसके साथ साथ जो बायोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने ऐसे सिस्टम को तरजीह देते हैं जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और उसकी जो बुनियादी जो सिमिलैरिटीज़ हैं यानी कि मुशाबतें हैं और उन जानदारों के दरमियान पाई जाती हैं उनके मुशाबतों और इख्तिलाफ़ात की वजह से ज़्यादा मालूमात दे सके उनके दरमियान ज़्यादा काम किया। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू के क्लासिफिकेशन के सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स बट नो टेक्सोनम्स एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो उन शुरू के जो 2 किंगडम्स पे तकसीम किया जाता था लेकिन अब तमाम बायोलॉजिस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर मुतफिक हैं। We will see the basis of these classification system and the drawbacks in the 2 kingdom and the 3 kingdom classification systems। इसमें हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पढ़ेंगे और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की खामियां भी देखेंगे। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या, ये आपके सामने पैराग्राफ है। मैं इसका आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअल है क्या है। आप इसको इंग्लिश आप खुद पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी थोड़ी सी टाइम की बचत हो। ये सबसे पुराना सिस्टम है जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये सबसे पुराना सिस्टम है और इसमें जो 2 किंगडम है यानी कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया जो 2 किंगडम का मुश्तमिल है, इस सिस्टम की बुनियाद जानदारों की खुराक तैयार करने की सलाहियत पर थी। इसके मुताबिक तमाम जो ऑटोफ्रॉट्स थे यानी कि वो जानदार जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं किंगडम प्लांटी में शामिल किए गए और दूसरे तमाम हेट्रोट्रॉप्स यानी कि वो जानदार जो अपने को तैयार नहीं कर सकते उनको किंगडम एनिमेलिया में शामिल किए गए। आई रिपीट अगेन, जो जानदार अपनी खुराक तैयार कर सकते थे उनको किंगडम एनिमेलिया में शामिल किए गए, जो नहीं कर सकते थे उनको जो है ना हेट्रोट्रॉप्स में इसमें शामिल किया गया। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, अलजी, फंजाई क्लासिफिकेशन ज़ाहरी मुशाबतों की मिलाकर किंगडम प्लांटी में की जाती थी और यहाँ पे सम टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम। चंद टेक्सोनोमिस्ट ने इस सिस्टम को नाकाबिले अमल बनाया। कई यूनिसेलुलर मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एगुलिना यानी कि मसलन जो एगुलिना में पौधों और जानदारों दोनों की खसूसियतें पाई जाती हैं। हर पौधों की खसूसियत क्लोरोफिल की मौजूदगी और जानदारों की खसूसियत अंधेरे में हेट्रोट्रॉप्स बन जाता है और सेल वॉल की अदम मौजूदगी टेक्सोनोमिस्ट के ख्याल में ऐसे जानदारों के लिए अलग अलग किंगडम होना चाहिए। ये सिस्टम प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों के दरमियान फ़र्क को नज़रअंदाज करता है। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसके बारे में ये आपको डिफाइन करके बताया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? इन 1867 एंट्रोस्ट हैकल जो था उसने पहले एतराज़ को सुलझाया और जुगलिना की तरह के जानदारों के लिए एक तीसरा किंगडम जिसको किंगडम प्रोस्टेटा का नाम दिया गया तस्वीर कर दिया। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोस्टा में रखा गया लेकिन फंजाई को भी अभी किंगडम प्लांटी में ही रहने दिया गया। 3 किंगडम सिस्टम है। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क को वाज़ह नहीं किया गया। इसी तरह कुछ बायोलॉजिस्ट फंजाई की किंगडम प्लांटी क्लासिफिकेशन से मुतफिक नहीं थे। हम जानते हैं कि फंजाई कई लिहाज से पौधों से मुशाबे है लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। फंजाई खास तरह के हेट्रोट्रॉफ्स में हैं जो अपने खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। इसके अलावा इनकी सेल वॉल में सेलर्स नहीं बल्कि काइटन पाया जाता है यानी कि कठन पाया जाता है जो फंजाई है। तो ये 3 किंगडम सिस्टम था जिसको हमने आपके सामने डिफाइन किया। 5 किंगडम सिस्टम क्या था? इन 1937 ई चटन के मुताबिक जो बैक्टीरिया के सेल के लिए प्रोक्रिएटिव और जानवर और पौधे के सेल के लिए यूकैरियोटिव की इस्लाहात मुतारफ़ कराई गई थी। यानी कि बैक्टीरिया में प्रोक्रिएटिव होता है और पौधे में जो होता है यूकैरियोटिव की इस्लाहात मुतारफ़ करवाई 5 किंगडम सिलेक्शन में। एंड 1967 में रॉबर्ट मैट्रिक जो एक 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया यानी कि रॉबर्ट वेटकर ने 5 दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन। इस सिस्टम की बुनियाद बनते ही जो सेलर है
آرگنائزیشن کا لیول یعنی کہ پروکریٹر، یونیسیلولر یوکریٹو اور ملٹی سیلولر یوکریٹو ان حصوں کو تقسیم کیا گیا. دا پرنسپل آف موڈز آف نیوٹریشن، اور خوراک یا حاصل کرنے کے طریقے جن کے فوٹوسینتھسس، خوراک جذب کر کے جسم میں لے جانا اور خوراک کھا کر جسم میں لے جانا، ان بنیادوں پر جانداروں کی کلاسیفیکیشن 5 کنگڈم یعنی منیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا میں کی جاتی ہے. تو ان کو ان جو 5 کنٹریز میں ان کو تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ 1998 میں مورگلس اینڈ جو آپ کا شواٹر ایک سائنسدان تھے، مارگولس اور شواٹر، 1988 میں 2 سائنسدان جو تھے انہوں نے اس کو وٹیکر کے 5 کنگڈم سسٹم میں ترمیم کی اور انہوں نے کلاسیفیکیشنز کے سیلولر آرگنائزیشن اور خوراک حاصل یا تیار کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ جینیٹکس کو بھی بنیاد بنایا. انہوں نے جانداروں کی کلاسیفیکیشن کے لیے 5 کنگڈم رکھے جو کہ وٹیکر نے تجویز کیے گئے تھے. تو یہ آپ کا 5 کنگڈم سسٹم ہے جس میں بعد میں چینج کیا گیا تھا. نیکسٹ آر دا 5 کنگڈمز. 5 کنگڈمز ہے کیا اور کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں؟ دا جنرل کریکٹرز آف دا 5 کنگڈمز آز فیلو. جو اس میں عام قسم کی خصوصیات شامل ہیں وہ یہ ہیں. پہلا ہے کنگڈم منیرا. کنگڈم منیرا میں تمام پروکریٹر یعنی کہ جانداروں کو اس کنگڈم میں شامل کیا جاتا ہے. یہ جاندار پروکریٹر ایسے سیلز ہیں جس میں واضح نیوکلس نہیں ہوتے اور مونیٹرز یونیسیلولرز ہوتے ہیں. تاہم ان کی کچھ اقسام سیلز کی زنجیریں، گچھے، کولونیاں بنا سکتی ہیں. پروکریٹر سیلز یوکریٹو سیلز سے یکسر مختلف ہیں. زیادہ تر پروکریٹر ہیٹروٹراف ہوتے ہیں لیکن کچھ اقسام فوٹوسینتھسس کر سکتی ہے کیونکہ ان کے سائٹوپلازم میں کلوروفل پایا جاتا ہے. تو اس کو ہم 5 کنگڈمز کا نام دیا گیا ہے. اس کنگڈم میں 2 مختلف جاندار ہیں یعنی کہ بیکٹیریا اور سائٹوبیکٹیریا، یعنی کہ کنگڈم منیرا جو آپ کی 5 کنگڈمز کی پہلی قسم ہے. نیکسٹ ہے سیکنڈ ہے کنگڈم پروٹسٹا. اس کنگڈم میں یونیسیلولر اور سادہ ملٹی سیلولر یوکریٹو جاندار رکھے جاتے ہیں جن کو پروٹسٹس کی 3 بڑی اقسام اس میں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 ہے آپ کی الجی. یونیسیلولر کولونیٹل یا سادہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں. یہ اس لحاظ سے پودوں سے مشابہت ہیں کہ ان میں سیل وال ہے یعنی کہ ان میں سیل وال پائی جاتی ہے کنگڈم پروٹسٹا میں، اور ان کی پروٹینزا، فنجائی اور اسی طرح کے ان کے سیل والز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی شکل و صورت ملتی ہے جو آپ کی یہ کہلاتی ہے. اور ان کا کلوروفل پلاسٹ میں موجود ہے. سادہ ملٹی سیلولر سے مراد ایسے جاندار ہوتے ہیں جن میں ملٹی سیلولر یعنی کہ جنسیہ یا سیکس آرگنز نہیں پایا جاتا. یہ جاندار اپنے لائف سائیکل میں ایمبریو نہیں بناتے. تو اس طرح یہ چیزیں 2 کنگڈم پروٹسٹا میں پائی جاتی ہیں. نیکسٹ ہے کنگڈم فنجائی. کنگڈم فنجائی میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ یوکریٹو ملٹی سیلولر ہے اور اس میں مختلف قسم کے ہیٹروٹراف جاندار شامل ہیں جو خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے ہیں. اور کھمبیاں یعنی کہ مشرومز ان کی عام مثال ہیں. زیادہ تر فنجائی ڈیکمپوز میں نامیاتی مادوں پر نشوونما پاتے ہیں اور اپنے انزائم ان پر خارج کرتے ہیں. انزائمز پیچیدہ نامیاتی مادوں کو سادہ نامیاتی مالیکیولز میں ڈائجسٹ کر دیتے ہیں جن کو فنجائی جذب کر لیتی ہے. تو اس طرح یہ کنگڈم فنجائی کو ہے. کنگڈم پلانٹی کیا چیز ہے؟ اس میں جو کنگڈم میں یوکریٹک ملٹی سیلولر آٹوٹرافز شامل ہیں. پودے فوٹوسینتھسس کے ذریعے اپنے خوراک خود تیار کرتے ہیں. ان میں ملٹی سیلولر سیکس آرگنز پائے جاتے ہیں اور لائف سٹائل سائیکل بھی ان میں ایمبریو بنتے ہیں. اس کنگڈم میں پائے جانے والوں کی مثالیں موس، فرن اور پھولدار پودے شامل ہیں. نمبر 5 اور لاسٹ 1 ہے کنگڈم اینیمیلیا. اس کنگڈم میں یوکریٹک ملٹی سیلولر ہیٹروٹرافز شامل ہیں. جانور خوراک کھانے کی شکل میں جسم میں لے جاتے ہیں اور پھر اسے مخصوص حصوں میں ڈائجسٹ کرتے ہیں. ان میں سیل والز نہیں ہوتی اور یہ جاندار ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے حرکت کرتے ہیں. بایولوجسٹ کا یقین ہے کہ کنگڈم پروٹسٹا کا ارتقاء کنگڈم منیرا سے ہوا تھا اور پھر پروٹسٹا نے دوسرے 3 یوکریٹک کنگڈمز یعنی کہ فنجائی، پلانٹی اور اینیملوں کا ارتقاء کیا تھا. اور ان کی پانچوں کو جو کلاسیفیکیشن ہے یہ آپ کے سمبلز کی اس کے سامنے مونیرا، پروٹسٹا، اینیمیلیا، فنجائی، پلانٹ وغیرہ آپ کے سامنے کنگڈم آف کلاسیفیکیشنز کو ان کو 5 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے. تو اس کو اس طرح لے کے چلا جاتا ہے. سو ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں
हाउ कैन डिवाइड द 5 chemistry into 2 groups on the basis of types of cells, टाइप्स ऑफ सेल्स के बुनियाद पर आप जो है ना वो 5 जो किंगडम्स हैं उनको किस तरह मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो मुख्तलिफ ग्रुप के जो तकसीम करने का अमल है वो हमने पाँचों का पांचा 5 किंगडम्स को इसमें प्लांटी, फंजाई, प्रोटेस्टा, एनविलिया के थ्रू हमने डिस्कस किया। आप इसको मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको मज़ीद इसके साथ समझ सकते हैं। जो मैंने आपको ट्रांसलेशन मतलब इनका तर्जमा करके आपके सामने बता दिया। और ये एक टेबल है जिसमें किंगडम मोनिरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ये सेल टाइप है उसकी, और ये न्यूक्लियर है, इसका ये सेल वॉल है, मॉडर्न ऑफ न्यूट्रिशन है, ये मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये उनकी क्लासिफिकेशंस है, मुख्तलिफ दर्जा बंदी में उनको तकसीम जो किया गया है। और वो क्या क्या है, प्रोक्रेटिव है, यूक्रेटिक है, और प्रेजेंट इसकी क्या है, और पास्ट इसकी क्या था, एब्सेंट क्या था, और सेल वॉल्स उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूट्रिशन का यानी कि ग़िज़ाई अमल उसमें क्या चीज़ें होती हैं, और मल्टी सेलुलर है और उनकी क्या टाइप्स हैं, वो इनको मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ पे तकसीम करके इसको बताया गया है। स्टेटस ऑफ वायरसेस, वायरसेस का जो मकाम है उसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। वायरसेस को जानदारों और बेजान के दरमियान तस्वर किया जाता है, और क्रिस्टल्स बन जाने की खसीयत की वजह से उन्हें बेजान ख्याल किया जाता है। क्रिस्टल बन जाने की वजह से वायरसेस असेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, और इसके बावजूद वो जानदारों की कुछ खसूसियात दिखाते हैं। वायरसेस में DNA या RNA मौजूद होता है जो आमतौर पर प्रोटीन के बने एक ब्लॉक में लिपटा होता है। वो सिर्फ जिंदा सेल्स में जाकर ही तो तौलीद करते हैं, जहाँ वो तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। चूँकि उन्हें जानदार ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं होते, और उनको प्रोइंस और वाइट्राइड्स भी ए सेलुलर पार्टिकल्स में शामिल किया जाता है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उनको शामिल नहीं किया जाता। सो जो उनकी जो चीज़ें हो जाती हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस की, ये उनको इस तरह डिफाइन किया जाता है क्लासिफिकेशंस के कंटेक्स्ट में, स्टेटस ऑफ वायरसेस। तो नेक्स्ट है बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर, और हम ये आपका पार्ट 1 यूनिट जो आपका 3 है यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सेकंड पार्ट में बाय नॉमिनल नॉमेनक्लेचर के साथ फिर हाजिर होंगे। ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि 9th और 10th के लेक्चर साइंस से, कंप्यूटर साइंस से आने वाले दिनों में अपलोड होने वाले हैं। इंग्लिश से ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं विद आपकी सॉल्व एक्सरसाइज, उनसे फ़ायदा उठाएं, अपने घर वालों के पैसे बचाएं, अकेडमी से आप महफूज रखें अपने आप को, ताकि आने वाले दिनों में आप इन्हीं लेक्चर से फ़ायदा उठाते रहें। आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो आप इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, पार्ट 2 के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।